और ये एग्जाम है जिसका सिलेक्शन रेट 0.16% है। तो कहीं ये फियर था कि मैं इस एग्जाम में अगर 4-5 साल लगा दूं और कुछ ना हो तो मेरा जो एक प्राइवेट सेक्टर का या जो साइंस वाला करियर है वो भी छूट जाएगा पीछे और यहाँ पे भी कुछ अचीव भी हो ना। मैंने ये सोचा कि मेरे को क्या करना है, कैसे प्रीलिम्स देना है, कैसे मेंस देना है। आई जस्ट एंजॉयड द प्रिपरेशन। तो सर वो डर नहीं आया, वो फियर नहीं था कि फेल हो गए तो कहीं और नहीं जा पाएंगे। मतलब इतना तो सर पेरेंट्स और सोसाइटी ने हमें दे ही दिया कि कुछ ना कुछ कर लेंगे लाइफ के साथ। मैं जब दिल्ली में पढ़ता था सर, जब मैं कोचिंग ले रहा था तो ना मैं डीटीसी की बसेस में सर जाते हुए देखता था लोगों को जो ना 5 से 7 के बाद निकलते हैं ऑफिस से और फिर जॉब करके जा रहे होते हैं। और मैं उनको देख के बस यही कहता था कि यार मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली पढ़ने की, मेरे पेरेंट्स ने दी, सोसाइटी ने दी, मैं इसको गवाऊंगा नहीं। मतलब मैं इस डर से नहीं बैठूंगा कि होगा या नहीं होगा। पढ़ लेते हैं 2 साल, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे लाइफ में। मतलब अगेन टेकिंग 1 मिनट एंड रिकाउंटिंग माय 2023 साइकिल। मेरे पास जैसे सर अभी बात करे थे, मेरे पास कुछ नोट्स नहीं थे, नथिंग, आई हैड जीरो थिंग्स। दैट्स व्हेन वरुण सर केम टू द रेस्क्यू। उस समय एमएमपी प्लस में वरुण सर थे एंड उन्हीं के नोट्स को पढ़ के मेंस दिया सर। वी हैड दिस वन थिंग के जो पीडीएफ्स हमें मिले हुए थे सारथी के, जिसमें वो जैसे हमारे राइट स्मार्ट के थे जिसमें फ्लो चार्ट्स वगैरह सारे थे। एक वो 10-12 मतलब आई थिंक फॉर एवरी सब्जेक्ट देयर वर 4-5 पीडीएफ एंड पूरा कंपेंडियम वाज अबाउट 15-16 पीडीएफ्स का, छोटे छोटे 8-10 पेज के। बस उसमें स्टैंडर्ड आंसर्स लिखे हुए, पीवाईक्यूज के फ्लो चार्ट्स लिखे हुए, नथिंग। That was the last thing we used to revise before entering into the mains hall and writing that exam. I'll say to aspirants ke if you are coming to Sajal sir, if you are coming to Saarthi IAS MMP plus ecosystem, your mains and interview is taken care of. Don't worry about that. But be humble enough to follow their advices. They are knowing what they are doing and they will get you there. Hello everyone, we have with us Mohit Gupta, and Mohit has earlier got a rank of AR 190. He got into IPS and this year he has improved his rank to AR 58. We are very happy about it, and first of all congratulations Mohit for getting this excellent rank. Thank you so much sir. तो मोहित, अगर हम बात करें, स्टार्ट करें आपकी पूरी जर्नी, तो आप आईटी कानपुर गए और आईटी कानपुर की फिजा में ऐसा क्या है, हर साल आईटी कानपुर से कोई ना कोई, लाइक देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स जिनकी टॉप 100 में रैंक आती है, तो कुछ वहां की कुछ फिजा में ऐसा है या क्या है कि वहां के बहुत सारे स्टूडेंट्स आईएएस आईपीएस बन रहे हैं लास्ट कुछ सालों में? सर आई थिंक सबसे पहली तो चीज जो सर आपने मेंशन ही करी, एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस व्हिच वी आर आस्क्ड इन इंटरव्यूज एंड मॉक इंटरव्यूज। तो सबसे पहली चीज सर लेगेसी है कि सर हम अपने से ऊपर वालों को ही देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। जैसे आई गिव यू सर वन एग्जांपल ऑफ अ पर्सन हु प्रोबेबली आई रिस्पेक्ट द मोस्ट व्हेन इट कम्स टू सिविल सर्विसेज। She is Ayushi Bansal. She is actually 2 years seniors to me. She was Y16 and I was Y18. So she got 188 the year she passed out. Then next year she got 97. Now 97 technically does not mean anything because she was already in the service. But next year she improved it to rank 7. तो सर जब आप वो स्टोरीज सुनते हैं वो देखते हैं ना अपने सीनियर्स में आसपास, एंड देन सर वो माहौल भी देता है एक्चुअली आईआईटी कानपुर आपको, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल स्टडीज जो हमारे नॉन टेक्निकल चीजें रहती है, क्लब्स वगैरह रहते हैं, that is a lot, there is a lot of exposure for civil services also. So I think sir legacy एक चीज हो गई, और दूसरा जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है, so that's only I think the seniors and the atmosphere there sir at IIT कानपुर, like not only civil services sir, मतलब मैं आपको बताऊं तो मेरे बैचमेट्स में ऐसे ऐसे लोग हैं जो वो वाला जो होता है ना कि सर इंजीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं। Many of them are actually pro gamers also, representing India at India level. Many of them are in creative field also. कुछ लोग रिसर्च कर रहे हैं, कुछ लोग कॉर्पोरेट कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, एवरी फील्ड में है सर। तो आई थिंक कॉलेज का एटमॉस्फेयर है सर बस। अच्छा, तो आपकी जो स्टार्टिंग स्कूलिंग हुई वो अजमेर से हुई? जी सर, मैंने 10th तक आई वाज इन अजमेर ओनली, ऑल सेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, वहाँ पे मैंने पढ़ाई करी सर। फिर उसके बाद आई वेंट टू कोटा फॉर 2 years। फिर उसके बाद से कानपुर का था। तो आपकी फैमिली में कोई सिविल सर्वेंट था, या मतलब कहाँ से ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि मेरे को बनना है सिविल सर्वेंट? आई थिंक आईटी कानपुर तो है, बट लाइक कौन सी ईयर में आपने ऐसा सोचा कि यू हैव टू अपीयर फॉर सिविल सर्विसेज? सर आई जस्ट टेक 1 minute एंड रिकाउंट अ स्मॉल इंसिडेंट ओवर हियर। मतलब वो मेरी लाइफ का डिफाइनिंग मोमेंट है। मतलब एक्चुअली आई से कि मैंने जो भी करा मेरी लाइफ में, दीज आर नॉट माय गोल्स, आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली, दीज आर माय मदर्स गोल्स। उन्होंने ही सब कुछ डिजाइन किया, उन्होंने ही सब कुछ सोचा था, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट दैट शी इज नॉट हियर टू सी दैट। बट सर एक हमारे सीनियर सर हैं गौरव अग्रवाल सर, so he is from Ajmer actually, he got AIR 1, he was from IIT Bombay, so the year he got AIR 1 ना, मैं बैठा हुआ था और हमारे वहाँ पे एक न्यूज़पेपर चलता है दैनिक नवज्योति। तो मेरी मम्मी ने मेरे को उस टाइम बोला था कि यार
मोहित ये ना आईआईटी से पढ़े हैं, मेरे को उस समय आईआईटी भी नहीं पता था, मेरे को सिविल सर्विसेज भी नहीं पता था, आईआईटी से पढ़े हैं और ये आईएएस बन गए, एंड फॉर्चुनेटली ही केम बैक टू राजस्थान cadre and he did a wonderful job in education department also. So my mother was actually in education department only, वो वाइस प्रिंसिपल थी उससे पहले, काफी समय तक लेक्चरर थी। तो सर जो उन्होंने वो बोला था ना सर, वो मेरे साथ रह गया कि मतलब ठीक है, मम्मी को ये देख के उन्होंने बोला कि कोई आइडल है और इनके ऐसा कर जाऊंगा तो वो शायद वो खुश हो जाएंगी। सो दैट वाज द इनिशियल स्पार्क सर, कि भाई वहीं से वही सारा फाउंडेशन था। और फिर उसके बाद जब आईआईटी गए सर, पर्टिकुलरली मेरा ये था कि मैं कोई भी फील्ड को छोड़ना नहीं है मुझे, मतलब आई विल ट्राई एवरी फील्ड। आई हैव डन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑल्सो, बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ ये अपने बस की बात नहीं है। देन आई हैव डन एन इंटर्नशिप इन प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। I worked as a data scientist, जो neural networking, and before AI was a hype, we were working on that. So I realized कि okay, it's a good job, it's a well-paying job, but I'll not probably be satisfied here. So after exhausting all that options, sir, जो वो initial spark था, फिर वो ignite हुआ कि नहीं, अब graduation के बाद करेंगे। So sir, foundation sir mother की है और sir dreams उन्हीं के हैं। I was just executing her plans. तो ये तो बहुत अच्छे दिन हम आज बात कर रहे हैं, आज वुमेन्स डे है। जी सर, जी सर। Definitely, you know, your mother is an inspiration for you, like many others. And usually in all our journeys, mothers play a very unsung role. मतलब उनका रोल बहुत एम्फसाइज नहीं किया जाता है, और हम शायद बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम शायद उस चीज को रिकग्नाइज भी नहीं करते हैं कि उन्होंने कितने सैक्रिफाइसेस दिए हैं हमारे लिए, क्योंकि हम बहुत ग्रांटेड लेते हैं कि चलो ठीक है, मम्मी है तो काम करेंगे ये वाला। जी सर। दूसरा, गौरव अग्रवाल के साथ मेरी भी एक पर्सनल स्टोरी ये है कि उनका और मेरा इंटरव्यू एक ही दिन था, और हम लोग एक ही बोर्ड में थे। तो उनका इंटरव्यू से एक पहले उनका इंटरव्यू था। तो it's happy to see that you took inspiration from him. He is definitely doing a great job. तो अब ये किस साल में हुआ कि when you said कि भाई अब डिसाइड करना है, एग्जाम देना है? सर दैट वाज इन माय फाइनल ईयर ओनली। मतलब मैंने तो नहीं पढ़ा था सर, लोग पढ़ते हैं कॉलेज वॉलेज में, मैं तो आई वाज लाइक आई विल एंजॉय माय कॉलेज लाइफ, मे बी करियर बनाने का भी टाइम आएगा, बट टिल 2022 till I was in college, till the last day I studied hard and partied hard with my friends, and after that sir, in 2022 I took a decision कि okay, I'll prepare seriously, gave it a fair shot for 1.5 years, and was really fortunate to get into services in my first attempt. I feel like that was more of a stroke of luck than my hard work. Then in second attempt I suffered a setback. वो ठीक है, I couldn't clear prelims, maybe I was overconfident, maybe God wanted to show me where the ground is. तो सर वही था सर, फाइनल ईयर के बाद ही मैंने जब सब चीजें एग्जॉस्ट कर लिए थे, सारे ऑप्शंस, प्राइवेट सेक्टर, रिसर्च, सब एग्जॉस्ट कर लिया था, उसके बाद आई टुक अ कॉल इन 2022 इन माय फाइनल ईयर कि आई विल गिव इट अ फेयर शॉट आफ्टर माय ग्रेजुएशन। तो जब आपने सोचा, डेफिनेटली आपके साथ के बैचमेट्स की अच्छी अच्छी प्लेसमेंट हुई होंगी, और ये एग्जाम है जिसका सिलेक्शन रेट 0.16% है। मतलब अगर हम बात करें तो इस बार 5,76,000 लोग अपीयर हुए थे, और सिर्फ 958 लोग जो है रिकमेंड हुए, तो 0.16%। तो कहीं ये फियर था कि मैं इस एग्जाम में अगर 4-5 साल लगा दूं और कुछ ना हो, तो मेरा जो एक प्राइवेट सेक्टर का या जो साइंस वाला करियर है वो भी छूट जाएगा पीछे, और यहाँ पे भी कुछ अचीव नहीं होगा। तो व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपरेशन, इस टाइप का फियर था आपके माइंड में? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्चुअली सर मेरा ये फियर सर तब आता है, मैं बिलीव करता हूँ, जब आप आउटकम को चेज कर रहे हैं सर। मैंने तो कभी खुद से ये नहीं बोला था कि मैं कुछ भी बनूंगा, लेट अलोन बी एन आईपीएस एंड देन एन आईएएस। मेरे लिए मतलब सर एक्चुअली आई फेल इन लव विद दिस प्रिपरेशन। आई हैव सेड दिस एट मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, एंड व्हेनेवर आई इंटरेक्ट विद माय कलीग्स, व्हेनेवर आई इंटरेक्ट विद माय जूनियर्स, आई से कि द गोल वाज नॉट टू बिकम एआई और व्हाटएवर. God has been kind to give that to me, but the goal was to study. Actually, I'll tell you, sir, क्योंकि मैं अजमेर से आता हूँ और हमारे यहाँ पे ना थोड़ा स्टडी पैटर्न ऐसा है कि किताब के पीछे के सवाल रट लो और हो जाएगा। फिर आईआईटी में जाके पढ़ाई करी नहीं, क्योंकि इंजीनियरिंग में हुई नहीं मुझसे। जब मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट करी सर, विद इन 1.5 मंथ्स मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं पहली बार लाइफ में पढ़ रहा हूँ। और सर सिर्फ पढ़ा, फिर ना मैंने ये सोचा कि मेरे को क्या करना है, कैसे प्रीलिम्स देना है, कैसे मेंस देना है। आई जस्ट एंजॉयड द प्रिपरेशन। तो सर वो डर नहीं आया, और अपने आप को मैंने ऑनेस्टली ये बोला था कि आई विल गिव इट 2 attempts, and there was one condition that if I get into some service, maybe I'll consider a 3rd attempt, no more than that. I still believe in that philosophy that 3 attempts are the maximum, or 4 attempts at last के any candidate should give for this exam,
because there is much more to world than this exam. There is much more diverse opportunities in India today, and probably sir civil services आज के time भी मैं personally ऐसा feel करता हूँ, maybe it's a colonial hangover कि उसका थोड़ा fame ज्यादा है, but there are so many avenues where people are contributing, be it startups, be it policy making, be it anything sir. मतलब creativity में हम लोग इतने लोगों को आते हुए देखते हैं, तो सर वो fear नहीं था कि fail हो गए तो कहीं और नहीं जा पाएंगे. मतलब इतना तो सर पेरेंट्स और सोसाइटी ने हमें दे ही दिया कि कुछ ना कुछ कर लेंगे लाइफ के साथ. सर बस पढ़ाई पे ध्यान दिया सर. मतलब दैट फियर नेवर केम सर. बट देन अगेन सर मैं जिनको भी बात करता हूँ मैं उनको ये बोलता हूँ कि मतलब रिजल्ट को मत चेज करो. मतलब कोई फायदा नहीं है. पढ़ रहे हो तो खुल के पढ़ो, क्योंकि बहुत कम लोग हैं इंडिया में जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो अपने कमरा लेके या मे बी अपने घर पे किताबों के साथ बैठ पाए 24-25. सर आई नो आई एम स्ट्रेचिंग दिस आंसर बट आई विल जस्ट टेक वन मोर मिनट टू से दिस सर. मैं जब दिल्ली में पढ़ता था सर, जब मैं कोचिंग ले रहा था, तो ना मैं डीटीसी की बसेस में सर जाते हुए देखता था लोगों को जो ना 5 से 7 के बाद निकलते हैं ऑफिस से और फिर जॉब करके जा रहे होते हैं. और मैं उनको देख के बस यही कहता था कि यार मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली पढ़ने की, मेरे पेरेंट्स ने दी, सोसाइटी ने दी, मैं इसको गवाऊंगा नहीं. मतलब मैं इस डर से नहीं बैठूंगा कि होगा या नहीं होगा. पढ़ लेते हैं 2 साल, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे लाइफ में. बट यस सर, दैट वाज द थिंग. सो फियर वाज नॉट देयर. आई थिंक ये बहुत अच्छी बात बोली कि भाई इस प्रोसेस को एंजॉय करो. ये चीज मैं भी बोलता हूँ अपने मेंटीज को कि ये प्रोसेस को एंजॉय नहीं करोगे तो आपका नहीं हो सकता सिलेक्शन. मतलब द आइडिया इज दैट यू हैव टू फर्स्ट एंजॉय द प्रोसेस. Only then you will be able to remain consistent. Only then you will be, you will study without that, fear and, in that mind. So when you started preparation, what was your core philosophy? Like, क्या एक था कि यार मेरे को इस तरीके से पढ़ाई करनी है? Sir, philosophy was very simple. Like, I have never touched these subjects. Like, polity, I had never read. I didn't even know fundamental rights when I graduated. Okay. I just knew that I didn't know the difference between IPC and Constitution to say. क्या होता है. So, the philosophy was very simple कि बढ़िया subjects है, मजा आ रहा है. I feel like I am a humanities student and I want to read all of this. Kept reading. And then again, sir, वो जो time limit वाली philosophy होती है कि 12 घंटे पढ़ना, 14 घंटे पढ़ना है, never really got a hang of it. कि क्या है, जब तक मन करता था पढ़ता था. कुछ दिन थे 6 घंटे भी पढ़े, कुछ दिन थे 14 घंटे भी पढ़े. जस्ट डिपेंड्स ऑन के भाई कितना फ्लो जा रहा है. बट देन अगेन सर एक फिलोसफी जो मेरी कंसिस्टेंट थी, दैट आई विल बी ऑनेस्ट. आई नेवर स्किप्ड अ क्लास इन माय फाउंडेशन. आई नेवर स्किप्ड एनी टेस्ट. आई नेवर skipped reading any solutions of prelims test that I gave. Like back in Delhi, I still have that bundle of papers and their solutions alongside them. कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं किसी चीज को ऑनेस्टली पढ़ूंगा और अपने आप से झूठ नहीं बोलूंगा. लाइक सर दैट वाज द बेसिक फिलोसफी. और फिर जैसे जैसे स्टेजेस आती गई सर, वो फिर पता चला कि इस फिलोसफी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है. जैसे प्रीलिम्स के लिए इट्स अबाउट गिविंग मॉक टेस्ट, मेंस के लिए इट्स अबाउट रिव्यूइंग योर एवरी आंसर, writing every answer within the time and then reviewing every answer, and then interview के लिए it's about knowing your DAF well. So बस सर उसी पे that was the philosophy sir throughout that. I'll be honest with the preparation. In fact, I saw your status today that you had shared this photo of your pens. I believe the pens Yes, that you. So yes. that shows that you have actually written a lot in this process. Yes. So talking about certain fundamentals, जैसे सबसे पहले होती है note making. So did you do any kind of note making? Sir, note making particularly as in short notes? Yes, short notes. Sir, short notes वाली philosophy मेरे को कभी नहीं समझी, मेरे से होते नहीं था. Actually मैंने try किया था when I started the preparation. My short notes were lengthier than my class notes. So I decided that I'll debunk it altogether. My core philosophy was sir कि मैं I'll go through the subjects. For example, if I have polity note, I'll read them 8 to 9 times, but I'll read them completely rather than making short notes of it and revising that. The more focus was on conceptual clarity, sir. Once I get hang of a concept, I'll never forget it. So that was the thing, sir. I just wanted to speak to Mohit. Hi Mohit. कैसे हो? There is वो क्या होता है क्लास वाला नहीं तो रेड. जी सर. कैसे हो यार? बिल्कुल बढ़िया सर. Yeah, I saw your feedback about Write Smart. Very grateful. And नहीं सर, that is the most genuine thing that I could say about it, sir. कैसा रहा यार एक्सपीरियंस MMP में Write Smart में overall? सर मतलब अगेन टेकिंग 1 minute and recounting my 2023 cycle. मेरे पास जैसे सर अभी बात कर रहे थे, मेरे पास कुछ नोट्स नहीं थे, nothing. I had zero things. That's when Varun sir came to the rescue. उस समय MMP plus में वरुण सर थे and उन्हीं के नोट्स को पढ़ के मेंस दिया सर. And जितना लिखा उन्हीं के नोट से लिखा. This year also when I came back from the foundation course, I was like कि यार अब 3 महीने मजे काट लिए हैं, अब क्या करना है? How do I move ahead? वापस पेन कैसे उठाऊं?
and that's when I enrolled in your course, sir. And it was, I think, those 2 months, December to February, the efforts that I put in your course, जहाँ पे हम लोग PYQs लिख रहे हैं, जहाँ पे आपने मतलब एक स्ट्रक्चर करना सिखाया सर। इस बार बहुत सारे अटपटे सवाल भी आए थे कि भाई कैसे टैकल करना है, वो पहले अटेम्प्ट में नहीं पता था, वो कैसे टैकल करने हैं, उनको कैसे लिखना है सर। So that was where I could pick up my confidence again that I can write mains. And then sir, I also had a junior along with me. She got into IPS this year. So yeah, Darshana got into IPS this year ना. So we had this one thing कि जो PDFs हमें मिले हुए थे सारथी के, जिसमें वो जैसे हमारे राइट स्मार्ट के थे, जिसमें फ्लो चार्ट्स वगैरह सारे थे। एक वो 10-12 मतलब आई थिंक फॉर एवरी सब्जेक्ट देयर वर 4-5 पीडीएफ, एंड पूरा कंपेंडियम वाज अबाउट 15-16 पीडीएफ्स का, छोटे-छोटे 8-10 पेज के, बस उसमें स्टैंडर्ड आंसर्स लिखे हुए, पीवाईक्यूज के फ्लो चार्ट्स लिखे हुए, नथिंग एल्स। That was the last thing we used to revise before entering into the mains hall and writing that exam. So I think sir that can sum it up. नहीं यार बहुत बढ़िया है। मतलब I think we are seeing this trend that there are so many people who are already selected, but they keep on working. No, I have seen him working this hard also. इस बार भी ये आदमी हर एक टेस्ट देता था. He was very serious about, despite being in the service, very few people can show the same level of commitment which you have shown. सर अब तो शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रेंड पे बैन लगा दिया है सर, अगले साल से शायद इतने नहीं। तुम टाइम से निकल गए भाई। एनपीए कैसा लग रहा है सर? एनपीए तो फैंटास्टिक है सर, मैं आईएएस रिकंसिडर कर रहा हूँ। रूम है नए विंग में या पुराने विंग में? मैं सर मेरा तो पुराने विंग में ही, एक्चुअली आई एम एट माय फ्रेंड्स रूम राइट नाउ, सो मेरा तो पुराने वाले में ही है सर। नहीं मैं आया था एक्चुअली अपने फ्रेंड से मिलने, एकेडमी इज सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है यार। मैं पासिंग आउट परेड में आया था अपने फ्रेंड्स की जो मेरे बैचमेट्स थे। इट्स सच अ ब्यूटीफुल एकेडमी यार, मतलब ओवरऑल एंड इवन द शेड्यूल इज ब्यूटीफुल सर। मतलब 3 महीने में इतना ट्रांसफॉर्म हम सबको कर दिया है ना, जो लोग सर 400 मीटर नहीं भाग रहे थे वो 10 किलोमीटर भाग रहे हैं अभी। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, तुम भी काफी लीन हो गए हो। लग रहे हो ट्रांसफॉर्म यार, द हेयर एंड एवरीथिंग। जी सर, जी सर। आईपीएस छोड़ना मुश्किल होगा मोहित के लिए। वही हो रहा है, अभी हम लोग बात कर रहे थे उस पे। जी सर। आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, जैसे जब आपका आईपीएस हो गया है उसके बाद यार कैसे मन करता है कि मतलब वुड यू, isn't it difficult उसके बाद कि यार अब तो हो गया, like don't you get that feeling कि यार now तो I'm settled, everything is fine? Sir, I'll tell you one thing very honestly sir, I right now also don't feel settled sir. मतलब it's not, this exam was not to, if I had even better rank this I would still not be settled sir. मतलब this exam for me was not about getting a rank or getting a service or getting a cadre sir. मेरे को तो मजा आया था और मैं पढ़ रहा था, और जब 192 आई और फिर जब मेरे को 192 आई उसकी उतनी खुशी नहीं हुई जितना जब मेरे को प्रीलिम्स में चोट पहुंचाई थी उसका दुख हुआ था सर। ईगो हर्ट हुआ था, वो बेसिकली वो वाली चीज थी। आई जस्ट वांटेड टू शो दैट आई एम गुड एट समथिंग, आई वांट टू वर्क हार्ड and be honest to my preparation. I have been honest to my preparation and somewhere I felt that I could do better. So even when I sat back every day when I read newspaper, it was not to get some AI or get into service. It was just to show that okay, I love the preparation, I love the process sir. So picking up, in fact when I was there 3 months in Mussoorie getting the foundation course, I was just waiting to get back to my chair at Delhi कि मेरे को जाना है, मेरे को बैठना है, मेरे को पढ़ना है, क्योंकि सर प्यार हो गया इस प्रिपरेशन से। और ये मैंने हर जगह बोला है, मतलब पहली बार पढ़े जिंदगी में, और जब कुछ ऐसा पढ़े ना जो समझ में आया सर, उसके बाद फिर ये नहीं रहा कि रैंक्स क्या हैं और मुश्किल होगा या क्या सर। मेरे तो बहुत सारे दोस्त भी थे जो कह रहे थे कि भाई यूपी कैडर में हो, कोई जरूरत नहीं है दोबारा अटेम्प्ट देने की या कुछ। सर आउटकम, मतलब मैं सर बोलता बहुत हूँ, शायद मैं समझा नहीं पाता, बट आउटकम शायद मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं कभी इस एग्जाम में जितना प्रिपरेशन था सर। एक्चुअली सर मैं वही, जैसे मैं जब लेके आया था, आई केम बैक फ्रॉम माय फाउंडेशन कोर्स ना, तो मेरे बहुत सारे बैचमेट्स ने यूएल लिया था, बट यार ऑलमोस्ट सबका ही मतलब उसके बाद मन नहीं किया पढ़ने का। एंड दैट इज आई थिंक द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट यू कि वापस, क्योंकि यार एक वो लबासना जाते हैं हम तो एक वो फीलिंग आई जाती है कि यार हमने कुछ कर लिया है, राइट? इवन एंड इट्स नॉट अबाउट द एकेडमी तो आई थिंक बहुत ह्यूमिलिटी हमें टीच करती है, बट फिर भी वो फीलिंग हमेशा रहती है कि नहीं यार हमने ना कुछ कर लिया है लाइफ में, उसके बाद इतनी मेहनत करना, that is I think something that everybody can you know learn from. In fact I have seen इस बार जो था मेंस के टाइम पे, you were in full on aspirant mode. अगर तुम यहाँ पे निकल जाते तो कोई ये कहता है यार एस्पिरेंट है बेचारा पढ़ रहा है। So you know after Lavasna coming back to the same aspirant mode, I think वो चीज कैसे करी तुमने यार? मतलब सर करा तो सर एक्चुअली अभी भी कुछ नहीं है सर हम लोगों ने, मतलब मेरे को तो यही लगता है सर, करा तो अभी भी कुछ नहीं है। जिस दिन कुछ कोई लोग, मतलब जिस दिन सर कुछ कर लेंगे ना सर, उस मतलब एग्जाम से मेरे को तो नहीं लगता कि सर कुछ होता है। जिसकी भी शायद, आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु हैव टॉप्ड दिस एग्जाम आल्सो सर,
बट इट्स जस्ट दैट कि हम प्रिविलेज थे सोसाइटी में, हमें उतनी हमारे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया और सोसाइटी ने सपोर्ट किया कि हम 24-25 साल की उम्र पे बैठ के कमरे पे पढ़ सकते थे सर। हमसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग, हम जो लोग हमारे मेंटर्स हैं सर, वो तो हमसे ज्यादा ही नॉलेजेबल है सर। तो ऐसा तो नहीं है कि इट्स लाइक कि वी डिड अ ग्रेट जॉब। प्रोबेबली व्हेन वी कुड डू सम रियल पब्लिक सर्विस, जब कुछ कर पाएंगे जिसके लिए सर्विस में आए थे होपफुली, तो सर शायद उस दिन कुछ कर लें सर। बाकी तब तक तो सर एस्पिरेंट जस्ट नॉट फॉर दिस एग्जाम सर, वो तो लाइफ के ही एस्पिरेंट है ना सर, ट्राई कर रहे हैं अपना कितना अच्छा कर सकते हैं। यार वैसे मैं एक बात बताता हूँ कि हम ना बहुत टॉपर से मिल लिए कल से, देखिए यहाँ पर भी लोग आए, जूम पे बात हुई, ठीक है। सर मैं तो ऑनेस्टली कह सकता हूँ ऐसा स्पिरिट मैंने तो नहीं देखा। नहीं और ऑनेस्टली आई एम क्लैरिटी नॉट सेइंग दिस जस्ट फॉर यू नो सेइंग इट टू यू, आई थिंक यू डिजर्व इट। मतलब आपसे ज्यादा डिजर्विंग मेरे को तो नहीं मिला है अभी तक कोई, हार्डली 2-3 लोग होते हैं ना जिनको देख के लगता है कि यार इनका जरूर होना चाहिए, इनको आगे भी लाइफ में बेस्ट सक्सेसेस मिले, सो वी आर सो प्राउड ऑफ यू। एंड थैंक यू आई सर। पर्सनल, मैं बहुत छोटा हूँ ब्लेसिंग्स देने के लिए, तो मैं बेस्ट विशेस बोल देता हूँ, बेस्ट विशेस। नहीं सर, आप तो बड़े भाई हैं सर। ऐसे ऐसा स्पिरिट मैंने तो नहीं देखा है यार। मैं अमेजिंग अमेजिंग जॉब। इनफैक्ट बीइंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई डोंट वांट यू टू लीव बिकॉज़ आईएएस में तुम्हारा कैडर कोई और हो जाएगा। सर क्या पता फिर यूपी में आ जाए, मतलब वो तो और मतलब यूपी विल बी ब्लेस्ड कि तुम्हारे ऐसा पॉजिटिव स्पिरिट का आदमी यहाँ पे रोल प्ले करे। सो हैप्पी टू सी दिस यार, सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। तो हम लोग नोट्स पे थे। अब सबसे पहले हम आते हैं जब प्रीलिम्स की बात करें, राइट। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी इन द फर्स्ट प्रीलिम्स? मतलब फर्स्ट प्रीलिम्स पे जब आप आए तो क्या सोचा, मॉक करने हैं, सिर्फ पढ़ना है, लाइक व्हाट वाज द मेजर थिंग दैट यू हैव फोकस्ड अपॉन? सर उसमें बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला था एक्चुअली सोचने के लिए। मार्च एंड में मेरा फाउंडेशन खत्म हुआ था एंड प्रीलिम्स वाज जस्ट 2 मंथ्स अवे। So the only thing was that I have to do every revision of my basic notes twice. Like I have not referred to the standard books back then also. Like I have not read Lakshmikant in my first attempt. I have not read Spectrum in my first attempt. I have not read GC Leong in my first attempt. I only had my class notes. So the basic philosophy was कि कम है, कम ही पढ़ते हैं, इससे जितना हो सकता है वो ट्राई करेंगे। So उस समय पे I enrolled in a test series जिसमें 14 mock test उन्होंने दिए थे। But the thing was कि it was much more than the 100 questions per paper. My philosophy was that I'll come back, I'll analyze every question that I did, and I'll read the solution, sir. मतलब ये मैं सबको कहता हूँ क्योंकि I have cleared 2 prelims out of 3, and दोनों में मेरा forest का भी cut off निकला. So I cleared it with a comfortable margin. Even the 2023 paper, which is supposedly the toughest prelims paper that has been there, scored a 120 in that. I think the basic philosophy was that while you do a question of prelims, while you do those 100 questions, come back to the room, don't give any damn about your scores. Like it's okay, you're scoring 60, you're scoring 120, 140, don't give a damn about it. Sit with those solutions for around 3 to 4 hours. Read first line to the last line religiously, because what will happen, no sir, every question will ask you about 4 information at max, but in that solution there are at least 20 information related to that particular topic. For example, NAFIS or maybe BNS, new laws, constitution, article. There are around 20 to 25 new data points, new information which is there. So you read it and you understand it. Take your time, maybe 5 hours, 6 hours initially, and then 2 to 3 hours. But what that will do is, because there is very limited scope, जितना सर मेरे को लगता है मैंने प्रीलिम्स का गेम फिगर आउट जो किया वो ये था कि टोटल मिला के 1500-1600 टॉपिक्स हैं जिसमें से सवाल पूछ सकता है एट मैक्स, एट दैट 200 करंट अफेयर्स के कोई भी रैंडम टॉपिक्स। Now if you attempt around let's say 50 tests, what happens is those topics will keep repeating. The Marathas will keep repeating, the earthquake will keep repeating, cyclone will keep repeating, and if you read their solutions again and again and again, it settles in your mind subconsciously. फिर जब प्रीलिम्स में मॉक टेस्ट से तो सवाल नहीं आना, जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर चुके हैं, लेकिन आएगा तो उन्हीं 1600 टॉपिक से। तुम उनको पढ़ इतनी बार चुके होगे थ्रू दोस सॉल्यूशंस एंड थ्रू योर नोट्स कि तुम समझ जाओगे कि यार ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है। दैट इज द फर्स्ट फिलॉसफी दैट आई फॉलोड। सेकंड इज सर जो मैं फॉलो करता था वो था बेसलाइन, कि मतलब मेरा एक कंसेप्ट मैं खुद के लिए बनाया था और मैं अपने साथ वालों को भी बोलता हूँ कि एक बेसलाइन बना लो। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में बेसलाइन था 96 मार्क्स, क्योंकि उस समय ट्रेंड वो था सर कि 96 मार्क्स पे प्रीलिम्स क्लियर हो रहे हैं। सो इवन इन द टफेस्ट एग्जाम my score should not go below 96. I don't know how I will get that 96 or above, but I will get that 96 through my, if my knowledge is still let's say 60 marks, then I will use my guesses judiciously to cross that 96 barrier. Then this approach gave me setback in 24. उस टाइम पे 96 का बैरियर ब्रीच हो गया, पेपर बहुत इजी आ गया। फिर मैंने 25 में मॉडिफाई करके उस 96 को कर लिया 110,
कि भाई आप 2 साल 2.5 साल प्रिपरेशन को दे चुके हैं, 110 की नॉलेज है और 110 से नीचे किसी मॉक में मार्क नहीं लाने। तो सर ये दो कंसेप्ट्स के थ्रू ही आई थिंक के बोथ ऑफ दीज प्रीलिम्स वर इजी टू क्रैक। अच्छा, इसमें जो आपने एक बात बोली बड़ी अच्छी कि वो 1600 टॉपिक्स हैं जहां से मेजर आता है, और इसी को हम कहते हैं वो 80/20 रूल, कि आप अपना 80% जो टाइम है वो उन 20% टॉपिक्स को दो जहां से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की। करेक्ट तो आई थिंक, और जो आपने एक और चीज बोली, बहुत अच्छी चीज बोली, कि भाई आप सिर्फ पैसिव कंटेंट पढ़ते रहोगे तो चीजें वर्क नहीं करेंगी, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट सॉल्विंग। यस सर। तो जितना आप टेस्ट और सोल्यूशन देखोगे तो डेफिनेटली आप एक्टिवली एंगेज कर रहे हो विद द कंटेंट, राइट? यस सर, करेक्ट सर। व्हाट वाज योर लाइक, हाउ डू यू यूज टू सॉल्व द पेपर? जैसे मतलब कितने क्वेश्चंस तुम करते थे यूजुअली सॉल्व? सर मैं तो 100 ही किया, मेरे को तो बैकफायर भी बहुत किया है। अच्छा, मैं किसी अच्छा। को रिकमेंड नहीं करता एक्चुअली। मेरे को रिस्क रिवॉर्ड भी उसका रहा है, कभी अच्छा रहा तो इतना अच्छा रहा कि फॉरेस्ट क्लियर हो गया, नहीं हुआ तो इतना रहा कि फिर प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ। तो सर वो वाली चीज थी। बट सर उसमें मैं एक ब्रेकअप बता देता हूँ मेरा क्या रहता था। मेरा ये था कि अराउंड 60 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके बारे में मेरे को एटलीस्ट 75% इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दैट शुड बी माई नॉलेज बेस। उस 60 पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आउट ऑफ दीज 60 आई एम नॉट गेटिंग लेस देन 50 करेक्ट। That is my base. Then in the next 40 I'll see how much risk I have to take. Do I go with blind guesses or do I not? तो सर और फिर प्रीलिम्स के पेपर ऐसे आए कि 23 वाला जो पेपर आया था वो पूरा ही ब्लाइंड गैस आया था। ये 60 के क्वेश्चन एक्चुअली 40 हो गए। 40 क्वेश्चंस के बारे में आई वाज श्योर 60 वाज लाइक रैंडम। अब उसमें रैंडम में कैसे मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा हूँ, कैसे आई एम थिंकिंग के एग्जामिनर की तरह सोच रहा हूँ। एग्जामिनर को अगर ऑप्शन गलत बनाना है वो कैसे बनाएगा? वो एक नोट लगा देगा, वो कुछ ऐसा कर देगा कि मतलब it's somewhere contradicting with your knowledge. And sir, just one last principle, like which I realized during these 3 attempts was never doubt yourself. Go with the first gut feeling. I suffered enough in the mock test that मैं अपने आप को डाउट करता था। जैसे आप एक ऑप्शन रीड करते हैं and you read like you feel like it could be correct, but then you overthink it, don't mark it, and that results in loss. So if you are getting a gut feeling that that option is correct, it's because something you have read in the past. You are not actively recalling it, but it's there in your passive memory. So you have to trust that process, trust that knowledge. So sir, I think that is the thing. बाकी सर अटेम्प्ट तो मैंने 100 ही रखे, बट अगेन आई रिकमेंड टू ऑल माय जूनियर्स मत करो, बहुत रिस्की गेम है। इट्स बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। एक्चुअली मेरे को लगता है एक और माइंडसेट बहुत ये जरूरी है प्रीलिम्स के लिए, वो ये है कि भाई 4 में से एक आंसर तो सही है ना। तो जी सर। इफ यू गो विद दिस पॉजिटिव माइंडसेट कि भाई कुछ क्वेश्चन मैं आई विल डू विद माय नॉलेज, कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे करूंगा कि मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि ये 3 तो नहीं हो सकते सही। जी सर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एलिमिनेशन का ही गेम है सर। यस यस। तो अब ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो आई थिंक इट टेक्स यू टू अ कंफर्टेबल पोजीशन। यस सर। हाँ, चलो अब मेंस पे आते हैं। तो कैसा रहा वो जो एक प्रोसेस था कि भाई बीइंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड एक ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल प्रिपेयर करना है, तो व्हाट वाज योर अप्रोच इन दैट? तो एक्चुअली सोशियोलॉजी की फाउंडेशन मेरी कॉलेज में बन गई थी बिकॉज वी हैव टू डू अराउंड 100 क्रेडिट्स इन ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स। सो एक्चुअली आई हैव डन अ लॉट ऑफ सोशियोलॉजी कोर्सेज ऑलरेडी इन आईआईटी कानपुर। In fact, I have done some projects and research papers also in feminism and sociological feminism, subaltern classes वगैरह। So थोड़ी foundation वो थी। When I came here, the approach was very simple with optional के optional is something that you have to sit for 6 to 7 hours even during your mains preparation. So and it's like I got particularly low score in 2023 attempt. That was 238 marks. Rest everything was fine. That sociology was the one which set me back. So I'll focus on more what I corrected in this attempt. I don't have the marks yet, but it should be better than 238. I'm assuming, sir. So this year I particularly focused on not dropping thinkers' names. I didn't drop thinkers' name. I just wrote basic content, basic sociological matter. I wrote how do we approach any question was not by thinker, not by structuring के मेरे पास 6 thinkers के नाम होने चाहिए या 50 एग्जाम्पल होनी चाहिए। Just write basic sociology, just show your theory, and I think the examiners appreciate that, sir. That was the thing. And sir, जो rest of the mains के subjects की बात हो गई, I think sir वो तो बस practice का game है। It's a inertia. जितना ज्यादा आप अपने खुद के आंसर्स को रिव्यू करेंगे और करवाएंगे एक्चुअली उन लोगों से जिनको पता है कि कैसे किया जाता है, बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में आई डिडंट हैव एनीवन टू टॉक टू, but in this attempt I had you, I had my other seniors who were there. I just even came to you and show you कि सर मेरे को गलतियां बताओ, गलतियां कहाँ हैं और गलतियां कैसे इंप्रूव करनी है। और सर वो बहुत पेटेंट होती हैं। अगर हमारी गलतियां हम लोग बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे होते हैं मेंस में तो शायद 80% स्कोर्स पे टॉपर्स बन रहे होते हैं। अगर 50% पे बन रहे हैं तो देन देयर इज समथिंग कि हम लोग आंसर्स पैथेटिक ही लिख रहे हैं। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू राइट लेस पैथेटिक देन अदर्स।
So that was the basic philosophy for mains, sir. I think that's what you're saying is very good कि भाई मेंस में हर आदमी ट्राई करता है परफेक्ट आंसर लिखने के लिए. Exactly, और sir. आप परफेक्शन के चक्कर में भागते हो और आप कहते हो यार नहीं हो रहा और आप डिसअपॉइंट होते हो और आप लिखना छोड़ देते हो. I जी think sir. ये एग्जाम पूरा गेम यही है because you know doing this job for last 8-9 years I can say that with lot of confidence कि Yes. लोग get satisfied with their answer. Yes, sir. लास्ट ईयर शक्ति दुबे थी वो भी लास्ट तक डिससेटिस्फाइड थी सर ये सही नहीं हो रहा है ये सर ये सही नहीं हो रहा है. तो बिकॉज द गेम इज दैट कि you have to write less worse than others. Less If worse you than are others. able to write less worse than others you will score decently well because competitive exam है. तो Yes, sir. competitive exam में उनको भी तो मार्क्स देने हैं ना लोगों को. Exactly, sir. तो वो अगर ये सोचेंगे कि अगर कोई परफेक्ट नहीं लिखेगा तो हम नहीं देंगे मार्क्स तो फिर तो लोगों को मार्क्स ही नहीं देंगे. और सर मेंस के बारे में जो एक चीज आप लोगों ने मेरे को सिखाई थी वो बहुत सही फिलॉसफी ये थी कि हर क्वेश्चन को ना ब्रेक करना सीखो. हमारे पास कंटेंट की कमी तभी होती है जब हम क्वेश्चन को ब्रेक नहीं कर पाते. होता क्या है कुछ एक क्वेश्चन में ना एक पार्ट ऐसा होगा जिसके बारे में आपको नहीं आता होगा एंड देन योर एंटायर आंसर्स बिकम अबाउट दैट पार्ट ओनली. लाइक 70% जो क्वेश्चन में पूछा आप उसे एड्रेस ही नहीं कर रहे हो. योर एंटायर फोकस इज ऑन दैट 30% व्हिच यू डोंट नो. So when you break it up, it becomes very easy. Like still the scorecard is not out, but I'll tell you, sir, I have not attempted like around 50% of 2 answers. I didn't write about them. I didn't write complete nonsense because मैं examiner को fool नहीं करना चाहता था. मेरे को नहीं आता मैं नहीं लिखूंगा. मेरे को जितना आता है मैं उतना ही लिखूंगा and that you can only do when you are able to break the answers well. Even in my ethics paper, due to shortage of time, I was not able to write one case study. I just wrote 5-6 core of that case study what I felt like and then time was over. वो paper चला गया. So but that thing also only came when Piyush sir told me कि भाई सेक्शन ए अटेम्प्ट करना सीख लो. नंबर सेक्शन ए से आते हैं. हम लोग केस स्टडीज के पीछे भाग रहे हैं. पूरा मार्केट केस स्टडीज के पीछे भाग रहा है. तो सर वो क्लैरिटी होना भी माइंड में जरूरी है कि देखो एग्जामिनर तुमसे 30-35 साल सीनियर है. उसको पता है कि क्वेश्चन में 5 चीजें पूछी हैं. उसको 5 चीजों के आंसर चाहिए और वो 5 चीजों के ही नंबर देगा. अगर तुम किसी एक चीज को एड्रेस कर रहे हो तो वो तुम्हें उसके नंबर नहीं दे देगा कि पूरे 5 या 6 नंबर 10 में से उसके दे दिए. सो सर दैट फिलॉसफी वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस अटेम्प्ट के ब्रेक डाउन करना सीखो. सिंपल रखो चीजों को एंड डोंट वरी अबाउट द थिंग्स यू डोंट नो बट डोंट राइट नॉनसेंस. yes very great. But I think and that's what I'm analyzing. मतलब हर साल मैं एनालाइज करता हूँ. इस बार भी जो मेरे स्टूडेंट्स जिनकी टॉप 100 में रैंक आई है so I'm just going through their copies now and I'm seeing that यार वो सेम चीज ही है कि सिंपल रखो क्वेश्चन को ब्रेक करो नंबर ऑफ पॉइंट्स जितने आप लिख सकते हो उतने आप लिखो. I think I can remember you also used to write a lot of points बहुत लिखते थे आप. क्योंकि भाई सीधी सी बात है ना कि अगर एक आदमी 14 पॉइंट लिख रहा है और दूसरा आदमी 11 लिख रहा है तो कहीं ना कहीं आधा नंबर तो एक्स्ट्रा मिलेगा 14 वाले को. अगर वो बिल्कुल ही इररिलेवेंट नहीं लिख रहा है तो. Exactly sir. Proviso to that you are not writing complete useless things unrelated to the question. Right. Yes, sir. So did you use diagrams in your answers? No sir. मेरे से नहीं बनते सर. मैंने आपसे भी कहा था जब मैं आया था अपनी कॉपी मेरे से बनते ही नहीं है सर. मेरे से वो फ्लो चार्ट वो रंगीन मेरे से एक डायग्राम नहीं है सर मेरी मेंस की कॉपी में ना किसी मॉक टेस्ट की कॉपी में ना उधर की कॉपी में. थ्योरी लिखता था सर जितनी थ्योरी आती थी एग्जांपल्स लिखता था. डायग्राम्स नहीं होते सर मुझसे. इनफैक्ट ये एक नया ट्रेंड हो रहा है. मतलब I'll probably make a video on it on YouTube shortly because most of the people जिनकी इस बार अच्छी रैंक आई है जिनके साथ मेरा हुआ है और मैंने कॉपीज देखी हैं very less of them are making diagrams now. तो वो ना एक ट्रेंड होता है. एक टाइम था जब डायग्राम्स पे लोगों को ज्यादा मार्क्स मिलते थे फिर हर कोई डायग्राम बनाने लगा and that's how it became normalized and I believe that this is something a change that is happening. और ये चीज हमको भी अडॉप्ट करनी चाहिए जो लोग एस्पिरेंट्स दे रहे हैं कि भाई डायग्राम्स अगर बन रहे हैं तो बना लो बट ये नहीं कि डायग्राम के बिना मार्क्स नहीं आएंगे. मतलब दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉन नेगोशिएबल. राइट जी सर. फाइनल फ्यू क्वेश्चन सबसे पहले तो उसके बाद हम आते हैं इंटरव्यू पे. राइट. इंटरव्यू में आई थिंक यू स्कोर्ड वेरी वेल लास्ट टाइम 190 समथिंग. 201 वाज इन माय फर्स्ट. 201 यस 201. तो 200 प्लस स्कोर कैसे लाया जाता है सर? बस ऑनेस्ट रहना है सर. वो they just want to see a honest kid. Don't bluff sir. मतलब I have talked to a lot of my seniors who got good marks, who didn't get good marks or whatever sir. But what my analysis was that they cannot judge your knowledge in 25 minutes. 25-30 minutes they cannot. They simply don't have that kind of bandwidth. The only thing they are looking for is a disciplined kid who is ready to learn. Just be like that kid. In my first interview, I remember Suman Sharma ma'am ka board tha. I just sat there like
that I was the most disciplined kid she will ever see in her life. And I answered on her. There were few questions which I was not able to answer. In fact, I'll recall this interview, sir. My both experiences were drastically different. This year, the board sent me out in 15 or 18 minutes. They were asking me questions about Hyderabad, and I was barely 1 week into Hyderabad. I didn't know anything about Hyderabad. They asked me about National Fishery Development Board की building, and उस समय एक हफ्ते में तो मैंने नहीं देखी थी. They asked me about Aramgarh. I was like, sir, sorry, sir. I've been 1 week in Hyderabad. I don't know about that. I can't bluff, right, sir? Just they asked me one question, कि there's a fish-shaped building in Hyderabad. What is it? Now, first response in my own mind was, it could be National Fishery Development Board, but I'm not sure. The only thing I said, sir, sorry, sir, I don't know. I'll go back and read about it. So, sir, I think they just want to see your honesty, and that's what rewards you. But at the same time, you should be confident. You should not bluff. The knowledge base cannot be missing. That's what I told my junior also. कि भाई knowledge base ऐसा नहीं है कि तुम सोचो कि मेरे को बिल्कुल ही knowledge show नहीं करनी है. When they ask technical questions, like they asked me about security front of India, they asked me about geopolitics, they asked me about, okay, what's going on with US-Iran, the earlier tension which was there during the interview stage. So they will ask you, there you show your knowledge, but where you don't know the answer, be honest, be humble, be grounded. Sometimes it's better to say that I don't know than to bluff. एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारी इस बार भी बहुत कैंडिडेट से बात हुई जिनका इंटरव्यू उनके हिसाब से खराब गया था, एंड दे हैव गॉट अ वेरी गुड रैंक, और कहीं ना कहीं उनका ये था कि पूरा बोर्ड ने पोकर फेस बना रखा था, and the way they were doing that, kind of intimidated them like anything. तो आपके केस में भी हुआ था कि बोर्ड ने पोकर फेस बनाया था, या फिर they were like सर मेरे केस में तो डिसमिसिव बना दिया था सर. मेरे केस में तो इट वाज लाइक कि आप जाओ, आपका हो गया इंटरव्यू. इनफैक्ट जो 4 मेंबर्स बैठे थे, मोर देन शीलवर्धन सर, 4 मेंबर्स, उनके सर फेस देख के तो दे वर डिसमिसिव कि हमें नहीं लेना इंटरव्यू. But sir, what I could do, it was not in my hand. I told myself, like, when I was not able to answer 3-4 back-to-back questions, I just said subconsciously to me, sir, कि it's not in my hand. It's not my. I could prepare and I can answer what they are asking me. If I don't know, else I don't know. So, sir, that was it. अच्छा, तो going beyond academics, NPA की ट्रेनिंग कितनी टफ है? क्या लोगों ने जितना सुना है उसके बारे में कि ऑलमोस्ट आर्मी लेवल की ट्रेनिंग है, वैसी है, या ये सब बस सुनी सुनाई बातें हैं? सर ट्रेनिंग टफ है. It's true, ट्रेनिंग टफ है, बट ट्रेनिंग साइंटिफिक है. मतलब I'll say कि I have not seen a lot of injuries happening around. Even though the level has drastically increased in last 2 months, but I have not seen a lot of injuries. So they will adapt you well. But all they are asking for you is your commitment and discipline. Discipline is non-negotiable. They only say one thing: be disciplined. Rest we will take care of it. So discipline over here is non-negotiable, sir. Baki to training, but it's enjoyable, sir. The kind of transformation you see in yourself, it's the results excite you like anything. Like when I came here, I couldn't even do one push-up. But now when I can do push-ups comfortably, I feel that okay, something is happening. And even in the indoor subjects, it's very enlightening, so to say. Because what I feel, what I've said this in my actual interview also, is that people in India are not aware about laws and their rights. So we as police officers need to be very sensitive about their rights, not just our power, but their rights. So the kind of indoor curriculum they have, that's also fantastic, sir. Achha. Now, other than UPSC and studying, क्या hobbies हैं आपके? What are the things you enjoy in life? Sir, I still play chess a lot. Chess I like. Apart from that, sir, over here I have picked up a few sports. I now try to play badminton and squash regularly. Sir, hobbies तो बस इतनी ही है सर, इससे ज्यादा. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि क्या फीडबैक देना चाहते हैं आप, जो मेंटरशिप आपको प्रोवाइड हुई मेरी, और प्लस जो आंसर राइटिंग टेम्पलेट्स मैंने शेयर किए थे, उसका क्या फीडबैक देना चाहोगे? Sir, the only feedback is, I think I said it when I came to meet you also to give that one-to-one mock interview, and then I recorded it in that feedback also. I'll say to aspirants ke if you are coming to Sajal sir, if you are coming to Sarthi IAS MMP Plus ecosystem, your mains and interview is taken care of. Don't worry about that. But be humble enough to follow their advices. They are knowing what they are doing, and they will get you there. You don't have to worry about it, but you just have to trust the process. You have to trust them. You have to trust their advices. And secondly, never miss a test that they are offering, because each question and each solution will help you so much when you are sitting in that exam pressure hall. The only thing that comes to your mind is those 6 points which are there in the PDF in a very concise format, or that one flowchart which is there. The greatest USP of entire Sarthi's ecosystem, sir, that I believe
ट्रूली इज, चीजों को इतना सिंप्लीफाई कर दो कि इंसान भूल ना पाए. So, sir, that's the thing, that's the feedback. And honestly, sir, for my first attempt also and for my this attempt also, if you were not there, probably, let alone this rank, I would be much more fearful going to write those mains exams. So, sir, a lot of gratitude and thanks for that, sir. Okay, Mohit. So, I think it was wonderful talking to you, and literally, I would say that I have done almost 15 to 20 sessions with toppers since the results are out, and I'm not. And I know many of my students will I'll face backlash for it, but this was perhaps the best, the most honest, kind of interaction that I have ever had, and I wish Yes. you all the very best for your future journey. And I just hope that wherever you are posted, the people will be blessed, because the kind of enthusiasm you have, because the thing that I've seen in you is that you are not very much excited that you have got the rank. You are more excited that what kind of work you will do. So this is something which is unbelievable. So all the best for it. Thank you so much, sir. Thank you so much.